हेलो, माय नेम इज़ अतुल वर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं राधिका यादव का जो केस है उसके बारे में। तो राधिका यादव का केस क्या है कि वो एक टेनिस प्लेयर थी और जिसको अपनी इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाई फर्दर और फिर उसने अपनी एक टेनिस एकेडमी स्टार्ट की गुरुग्राम में। जो एक बहुत ही दुखद समाचार है, कुछ दिन पहले उसके फादर ने उसको गोली मार दी घर में ही और जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई और उसका फादर जेल चला गया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजिकली कि इस तरह की चीजें क्यों होती हैं। कोई भी चीज विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं होती है। तो एक फादर ने अपनी बेटी को क्यों मारा, जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड मीडिया, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस केस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस से इंफॉर्मेशन आ रही है या उनके दोस्तों से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि उनका एक इमोशनल अब्यूज हो रहा था, यू कैन से फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि उनकी एक फ्रेंड ने रिपोर्ट किया है। जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि शायद उनके आसपास के लोगों ने उनके फादर को ये बोला कि वो अपनी बेटी की कमाई पर रह रहे हैं या उनकी बेटी कमा रही है और वो उस पर डिपेंडेंट है, जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक स्टिग्मा माना जाता है या उसको हीन भावना से लोग देखते हैं। शायद इसकी वजह से प्रेशर में आकर उन्होंने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ उनकी बेटी के जो ख्वाब थे या एस्पिरेशंस थे, जिसकी वजह से उसने इंजरी के बाद में अपनी एक टेनिस एकेडमी खोली और उसमें काम कर रही थी। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना शुरू हुई। आई थिंक उनका एक म्यूजिक वीडियो में भी अपीयरेंस था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनके फादर, आई थिंक, जो उनके पर्सनल फैक्टर्स थे और सोसाइटी का जो एक प्रेशर था, उसमें आकर उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया, जो एक बहुत ही दुखद घटना है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व है या जिसने ऐसा किया वो क्यों किया। दूसरा, इस तरह की सिचुएशंस में जो उनकी बेटी थी उसकी क्या साइकोलॉजी रही होगी। इन दोनों चीजों को हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो फादर या जिन्होंने इस तरह का एक्ट किया, तो वो क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या हो सकती है। जैसे मैंने बोला, ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो कंक्लूसिव हम नहीं कह सकते हैं, बट हम एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो अगर हम इनके फादर की बात करें तो वहां पे अगर हम देखें तो जो फादर है वो कहीं ना कहीं आता है ऐसी सोसाइटी से, या आप कह सकते हैं जहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। एक वो फैक्टर आता है जो अपब्रिंगिंग में हम सीखते हैं, एंड वी ट्राई टू कंट्रोल फीमेल पॉपुलेशन। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक रिजिड बिलीफ सिस्टम है फादर का जो इसके पीछे काम कर रहा है। और इसी वजह से जो बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और कंट्रोल करने की एक मंशा उसके पीछे रहती है। इन सारी चीजों की वजह से इस तरह के एक्ट में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस सिचुएशन में जो राधिका यादव हैं वो एक टेनिस एकेडमी चलाती है, म्यूजिक वीडियो में आती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसे लिया गया कि वो जो ट्रेडिशनल पावर सिस्टम है उसको थ्रेट हो रहा है और ये काम कर सकता है टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी और क्राइम। एंड सिमिलर थिंग्स हैपेंस इन ऑनर किलिंग एंड दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। दूसरा, जो पब्लिक परसेप्शन है, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू किया कि आप अपनी बेटी की कमाई पर रह रहे हैं, एक टॉन्ट मारना शुरू किया, तो उसका एक इफेक्ट आता है। और उसका इफेक्ट तब और ज्यादा आता है जब आपको ये लगने लगता है कि आपके हाथ से पावर जा रहा है, देयर इज ए लॉस ऑफ कंट्रोल।
एक और सिचुएशन हो सकती है जहां पे जिसको हम बोलते हैं नार्सिस्टिक ट्रेट्स, कि इन दैट केस जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स एक तरीके से अपना ही एक्सटेंशन मानते हैं। तो व्हेन दे आर डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन, दैट इज कंसीडर्ड एज ए लॉस ऑफ कंट्रोल। टू कंट्रोल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, पीपल गेट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और कहीं ना कहीं ये एक केस है डिस्टॉर्टेड मॉरल रीजनिंग का। आप अपने एक्ट को मॉरली जस्टिफाई करते हैं बिकॉज आप एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से आते हैं एंड वहां पे सर्टेन चीजें अलाउड नहीं है या इमोरल आप कह सकते हैं कि लाइक डिपेंडिंग ऑन गर्ल्स। वही अगर लड़का कमा रहा है, लड़के के साथ रह रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज उस सोसाइटी ने इस तरह का एक नॉर्म्स और मॉरल क्रिएट कर दिया है। इस वजह से जो मर्डर जैसे क्राइम को भी वो रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं टू मिनिमाइज द गिल्ट, क्योंकि व्हेन फादर इज किलिंग द डॉटर, so there is a lot of guilt also involved in that. This guilt is neutralized using this moral and cultural belief system. Other factors जो हो सकते हैं वो है एक like paranoid ideation and obsessive need for control. In that case लोग क्या करते हैं कि जो भी पर्सन है उसको सेपरेट कर सकते हैं एंड उनको बिल्कुल अलग थलग कर देंगे लोगों से, फैमिली से, पब्लिक से, सोसाइटी से। सो इस तरह की चीजें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। एंड ये पैरानोइड आइडिएशन जो है, सेम गिल्ट की जो फीलिंग है कि आप अपनी बेटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसको ट्रिगर कर देता है कंडक्ट दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे पर्सन की जो इस एक्ट का विक्टिम हुआ है, उसकी साइकोलॉजी किस तरह की हो सकती है। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि पर्सन को चूज करना होता है कि अपने एम्बिशंस, अपनी चीजें और जो कल्चरल, सोशल और फैमिली का जो प्रेशर है उसके बीच में। तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होता है, कॉग्निटिव स्ट्रगल क्रिएट होता है पर्सन के दिमाग में, जो उसको इमोशनली डिस्टर्ब करता है। और इस तरह के केसेस में ऐसे पर्सन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, विजिलेंस होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट होता है पर्सन की लाइफ में। और एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर इस टसल को समझना है सोसाइटी का, कल्चर का, फैमिली का, और साइड बाय साइड अगर हम राधिका को देखते हैं तो वहां पे एक चीज और सामने निकल के आती है, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स एंड कोट एंड कोट वी कैन अंडरस्टैंड दैट जिस सोसाइटी से वो आती हैं अगर हम देखें तो क्या होता है कि डिस्पाइट ऑल दीज प्रेशर शी हैज क्रिएटेड like social media profiles, worked in a music video और इसी तरीके और सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हुई। सो वी कैन इमेजिन कि प्रेशर उनके ऊपर कितना होगा। डिस्पाइट दैट उनकी जो अंदर की एक चाहत है टू डू समथिंग, वो भी दिखती है उस स्ट्रगल में। तो ये इंडिकेट करता है कि किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट राधिका की लाइफ में चल रहा होगा। तो अगर हम देखें तो एक कंडीशनिंग होती है इस तरह की सोसाइटी में जहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं। वहां पे क्या है कि जो लड़की है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको सबमिसिव होना चाहिए और फादर के जो वर्ड्स हैं वो फाइनल वर्ड्स हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, एक टसल शुरू होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर कंट्रोल में नहीं होता है और अगर लड़की कुछ कर रही है तो उसको एज ए डिसओबीडियंस और कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट लिया जाता है। और जो जो मेल्स हैं फैमिली के, लाइक फादर और एनी अदर डोमिनेटिंग पर्सन और अथॉरिटी फिगर, वो इसको एज ए डिसओबीडियंस लेते हैं। and other people in the society, they also like comment on these kind of activities, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है, चाहे वो फादर हो या बच्चे हो। और अगर हम इसको देखें तो जो बच्चे का एस्पिरेशंस है या जो उसको आगे बढ़ने की जो इच्छा है, उसको एज ए थ्रेट लिया जाता है
कि वो मॉरलिटी के लिए थ्रेट है और उसको कंट्रोल करने के लिए लोग वायलेंस का यूज करते हैं। इसको हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं फादर के जो चाइल्डहुड लर्निंग्स हैं, जो सोसाइटी में उसने देखा है, और राधिका की जो सक्सेस है, जो सोसाइटी में नाम है, वो क्रिएट करता है पर्सन के अंदर जो जो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है, एक सेम एंड गिल्ट। तो अब वो सेम एंड गिल्ट जब उसमें क्रिएट करता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वायलेंस का यूज किया जाता है। तो इसको हम इस तरीके से साइकोलॉजिकली समझ सकते हैं। अगर इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो दो तीन चीजें हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी हो जाती है कि सबसे पहले कि सोसाइटी में एजुकेशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी इस तरह की सोसाइटीज में कि मेल और फीमेल दे आर इक्वल। जेंडर बायसेस जो हैं उन पे हमें काम करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग इस चीज के विक्टिम हैं उन्हें अपनी आवाज उठाना सीखना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, वो भी हमें ऐसे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। तो ओवरऑल, टू अंडरस्टैंड this psychological analysis, we have to understand there are different contexts, there are number of things like society, moral values, upbringing, all those things. So अगर आपको कहीं पे लगता है कि इस तरह का कोई एक्ट हो सकता है तो बी केयरफुल अपने आसपास और लोगों को एजुकेट करिए सो दैट इस तरह के क्राइम्स को रोका जा सके। Thank you very much for joining this psychological analysis, and like, subscribe and share this video so that we can create mental health awareness. अगर आपको कोई और एनालिसिस, किसी और केस का एनालिसिस या किसी और सिचुएशन का एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।